हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिया जा रहा है जो नए BNSS 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सीआरपीसी ओल्ड सीआरपीसी में 2006 में जोड़ा गया था। उसको एक बहुत ही जनरलाइज करके BNSS में इसको प्लेस दिया गया है और उस टॉपिक का नाम है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिभाग सौदेबाजी। ये जो प्ली बार्गेनिंग होता है इसको BNSS के चैप्टर नंबर 23 में सेक्शन 289 से 300 में इसको स्थान दिया गया है। टोटल इसमें 12 सेक्शन है, 12 सेक्शन है। इसमें बताया गया है कि प्ली बार्गेनिंग किन मैटर पर की जाएगी, क्या ये पुलिस रिपोर्ट पर की जाती है या ये कंप्लेंट केस पर की जाती है कि दोनों पर की जाती है, किन मामलों पे प्ली बार्गेनिंग नहीं की जाएगी, प्ली बार्गेनिंग करने का क्या मोटिव होता है, प्ली बार्गेनिंग करने का क्या फायदा होता है। ये सारी चीजें आज आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में ढेर सारे स्टूडेंटों के साथ एक क्लास का रूप दिया गया है। उसमें आप देखेंगे कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में कैसे क्लासेस चलती हैं, कैसे सर के द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं, कैसे टॉपिक को बहुत डीप में जाकर, बहुत ही गहराई में जाकर किसी टॉपिक को बताया जाता है, ताकि स्टूडेंट का ना तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रुके, ना तो मेंस एग्जामिनेशन रुके और ना उसका इंटरव्यू रुके। वो एक राउंड में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तीनों एग्जामिनेशन को क्रैक करके एपीओ, सिविल जज, HJS जो भी उसका क्या नाम है टारगेट है उसको पा सकता है। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एक आज आप लोग के सामने बहुत ही क्या नाम इंपॉर्टेंट डेमो दिया जा रहा है। इसको आप लोग देखें, अपने स्टूडेंटों को, अपने सारे फ्रेंड्स को भी भेजें, वो भी देखें कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर कैसे आप लोगों के लिए क्लासेस ली जाती हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। अभी आपने देखा कि राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम आया और राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम होने के बाद जो 23 जून को एग्जाम हुआ था 2024 को, 24 जून को आप लोगों के लिए कट ऑफ दिया गया था। आज जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल कट ऑफ के 99.9% को फॉलो करता है। तो ये एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है आप लोगों के लिए। बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर के 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर पे आप स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर का जनरल स्टडीज का है, लॉ का पेपर का है। इसके साथ साथ आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तब आप लोगों को QR कोड जाएगा परीक्षा रिफ्रेशर को, उसमें आप अपना फीस डिपॉजिट करेंगे, फिर आप क्लास में ले लिए जाएंगे। परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2100 यानी 2100 क्वेश्चंस आप लोग को MCQ फॉर्म में रेडी कर दिए गए हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई MCQ से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज प्ली बार्गेनिंग को पूरे 60 मिनट के क्लास में डिटेल में देखते हैं। इसके देखने के बाद, समझने के बाद आपको प्ली बार्गेनिंग इतना इजी हो जाएगा कि चाहे प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा जाए, चाहे मेंस में पूछा जाए, चाहे इंटरव्यू पूछा जाए, आप उसका आंसर दे लगेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जो आज आप लोग को ये डेमो क्लास दिया जा रहा है प्ली बार्गेनिंग का, आपको कैसा लगा। आप लोग जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, उनके उत्तर भी देने की कोशिश करता हूं। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग प्ली बार्गेनिंग क्लास से जुड़ते हैं। जाएगा वो टॉपिक है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिभाग सौदेबाजी। देखिए, जो प्ली बार्गेनिंग है ये जब हम लोग के CRPC पहले बार बनी थी 1898 में नहीं था। सेकेंड टाइम जब CRPC फिर से बनी 1973, फिर भी प्ली बार्गेनिंग नहीं था। जो प्ली बार्गेनिंग था वो CRPC 1973 में अमेंडमेंट करके 2006 में डाला गया था। लेकिन जो हम लोग नया BNSS पढ़ने जा रहे हैं, BNSS में CRPC ये क्या नाम है प्ली बार्गेनिंग को चैप्टर नंबर 23 सेक्शन 289 से 300, चैप्टर नंबर 23 और जो सेक्शन है 289 से 300 में प्ली बार्गेनिंग को रखा गया है। एक तो देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए आप ये ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो BNSS है उसमें किस चैप्टर में प्ली बार्गेनिंग को बताया गया है। चैप्टर नंबर 23 सेक्शन पूछा जाए 289 से 300। फिर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सेक्शन,
आप बोलोगे 12 सेक्शन। फिर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड सीआरपीसी में इसका प्रोविज़न कहाँ था, तो ओल्ड सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21 में था। चैप्टर नंबर 21 सेक्शन 265 ए से 265 एल, ओल्ड सीआरपीसी। हाउ मेनी सेक्शन? 12 सेक्शन। ये देखो जो ब्रीफ स्टोरी है, ये अभी कुछ दिनों तक आप लोग के एग्जामिनेशंस में एपीओ के सिविल जज में ओल्ड सीआरपीसी और BNSS से मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितनी चीज़ें आपको बताई गई, ये आने वाले एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा। अब आता है जो प्ली बार्गेनिंग है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों प्ली बार्गेनिंग को क्रिमिनल लॉ में लाया गया है। तो देखिए जो प्ली बार्गेनिंग है, ये अमेरिकन क्रिमिनल सिस्टम का पार्ट है। जो यूएस का क्रिमिनल सिस्टम है, वहाँ का ये पार्ट है। यूएस में क्या होता है, लोगों के पास टाइम की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने केसेस में प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं, और प्ली बार्गेनिंग करके जो विक्टिम होता है, जिसके साथ वो ऑफेंस करते हैं, उसको वो कंपनसेशन वगैरह दे के कोर्ट के थ्रू अपने को फ्री कर लेते। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जो कन्फेशन होता है और प्ली बार्गेनिंग बोथ आर डिस्टिंक्ट। कन्फेशन और प्ली बार्गेनिंग बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एक चीज नहीं है। कन्फेशन जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने की, कन्फेशन जो होता है वो एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने करता है कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो कोर्ट क्या करता है, उसके चार्जेस को जब वो कन्फेशन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देता, सजा दे देती। प्ली बार्गेनिंग बिल्कुल अलग सा फिनोमेना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्ट ये रखा गया है कि जो एक्यूज पर्सन है उसको लाइट पनिशमेंट दिया, हल्का पनिशमेंट। और लाइट पनिशमेंट किस चीज़ का? लाइट पनिशमेंट उस चीज़ का जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, उसका लाइट पनिशमेंट। मान लीजिए एक्ट में 3 इयर्स का पनिशमेंट। प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट ये होता है कि कोर्ट आपको या तो 1/2 कर देगा, 1/2, 1.5 साल कर देगा, या 1/4 कर देगा। बताएंगे आपको कि कब 1/2 होगा, कब 1/4 होगा। अगर 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है और प्ली बार्गेनिंग का आप सहारा लेते हैं, तो प्ली बार्गेनिंग में आपका जो कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन या तो 1/4 हो जाएगा, और 3 इयर्स का 1/4 का मतलब होता है 9 मंथ्स, या 1/2 हो जाएगा, आधा। आधा का मतलब हुआ 18 मंथ, 1.5 साल। ठीक, तो ये जो प्ली बार्गेनिंग होती है, ये यूएस का क्रिमिनल लॉ का टॉपिक है। तो हमारे जो लॉ कमीशन है, उसने गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दिया था 2005 में, ऐसा क्यों नहीं होता, इंडिया में भी क्रिमिनल लॉ में प्ली बार्गेनिंग को लाया जाए। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, 2005 में जस्टिस मलीमत की चेयरमैनशिप में कमेटी को फॉर्म किया। उस कमेटी का नाम है जस्टिस मलीमत कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे। उनसे ये कहा गया कि आप ये क्या नाम है, अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या इंडिया के क्रिमिनल लॉ में प्ली बार्गेनिंग को लाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो जस्टिस मलीमत ने जो अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दिया, उसमें उन्होंने हाईली रिकमेंडेशन दिया, इंडिया के लिए तो प्ली बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर रखा जाए इंडिया में। उसी समय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 बन रहा था, प्रोसेस में था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में अमेंडमेंट के द्वारा 2006 के अमेंडमेंट में लाया, पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के कंसर्न मिलने के बाद ये हम लोग के सीआरपीसी के सेक्शन चैप्टर नंबर 21A में आया, चैप्टर नंबर 20A में आया, और इसको सेक्शन 265 से 265L, ए से लेके एल, टोटल 12 सेक्शन। देखिए आप लोगों को कई बार बताया गया कि जब कभी किसी सेक्शन के आगे ए लगा हो, बी लगा हो, सी लगा हो, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनल सेक्शन नहीं है, ये अमेंडमेंट सेक्शन, ये अमेंडमेंट की हुई सेक्शन। जो हम लोग प्रेजेंट में BNSS पढ़ रहे हैं, क्या हम लोगों ने BNS पढ़ा, कहीं पर भी इस सेक्शन के बाद AB लगा हुआ है? जितने भी सेक्शन आपने पढ़ा या आगे पढ़ेंगे, किसी भी सेक्शन में सेक्शन के बाद A या B लगा हुआ है? नो सर, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जब संशोधन होगा तो लग जाएगा। ये एक्ट अभी न्यूली एक्ट है, और न्यूली एक्ट में सभी सेक्शन को क्या किया गया है,
कोडिफाइड कर दिया गया 1 2 3 4 5 6। जब कभी फर्दर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी सेक्शन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तब गवर्नमेंट के द्वारा जब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होगा, तब ध्यान रखिएगा, चाहे वो BNS हो, चाहे वो BNSS हो, और चाहे वो BSA हो, वहाँ पर फिर सेक्शन के बाद A आएगा, B आएगा, जो आना होगा वो आएगा। लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी चूंकि नया एक्ट है, सारे सेक्शन ओरिजिनल है। तो जब कभी हमने बताया कि आपको AB लगा हो, तो इसके मतलब वो अमेंडमेंट हो। अब देखिए, जो हम लोग की प्रेजेंट का BNS है, BNSS, इसमें जो 12 सेक्शन बताई गई है 289 से 300, इसमें प्ली बार्गेनिंग को बिल्कुल इन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब कर दिया है, हल्का कर दिया है, ताकि प्ली बार्गेनिंग सारे स्टूडेंट को, जजेस को, एडवोकेट को, लॉ के टीचर्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यानी जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ये क्या हो, आसानी से समझ में, बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो जाए। और जब अभी आपको ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको भी क्या होगा, एकदम इजी बन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्ली बार्गेनिंग है, ये पुलिस केस पर होगा या कंप्लेंट केस, जो कंफ्यूजन पहले ओल्ड CRPC बना हुआ। जो प्ली बार्गेनिंग होगी, ये पुलिस केस यानी लॉजिंग ऑफ द FIR पर होगा, या मजिस्ट्रेट के सामने हम अपने कंप्लेंट को फाइल करेंगे तब होगा। इसका आंसर नए एक्ट में 289 में कर दिया। जो सेक्शन 289 बना, जहां से शुरुआत होती है, उसमें एकदम साफ साफ कह दिया गया कि सेक्शन 289 प्रोवाइड्स दैट प्रोविजंस अप्लाई टू द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट एज वेल एज कंप्लेंट केस। यानी कि जो ये प्रोविज़न है, ये पुलिस रिपोर्ट पर, यानी पुलिस केसेस पर और कंप्लेंट केस दोनों पर लागू। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुडिशरी के लिए, APO के लिए या हायर जुडिशरी, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन बनाया और आपसे पूछा कि BNSS 2023 में जो प्ली बार्गेनिंग के प्रोविज़न है वो किस पर लागू होते हैं? A. लॉजिंग ऑफ द FIR, B. कंप्लेंट केस, C. A and B both, D. none of these. A and B. C number कितने दिन याद रहेगा? याद हो गया, याद रहेगा। याद रहेगा 2-4 महीने तक, हाँ सर, लाइफ टाइम क्वालिफाई करने तक सर, के बाद जब जज बन जाएंगे तब भूल जाएंगे। और मेमोरी हो जाएगा सर। वकील साहब आपके खोपड़ी को गंजे कर देंगे अगर आप भूल गए, तो और याद करके बैठे। 2 एडवोकेट रहते हैं, एक तो 100% झूठ बोलने वाला रहता है, एक जो है सही वाला रहता है। जो 100% झूठ वाला होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है। तो देखो, प्रोविज़न को सेट कर लो, सेट कर लो माइंड में ये सेट कर लो कि जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो होती है किस पर, कंप्लेंट केस पर और लॉजिंग ऑफ द FIR। इसलिए आप लोग से कहा जाए, जो रिकॉर्डेड वीडियो अभी मिलेगा आप लोग को, इसको 2 बार देखा करो, 3 बार देखा। जब एक बार देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा क्लास के बाद, दूसरी बार देखोगे और तैयार हो जाएगा, और तीसरी बार के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप इसको चला चला के खुद देखा करो, सीखा करो आप लोग। तो सबसे पहले ये हो गया कि प्ली बार्गेनिंग जो लागू होती है वो लागू होती है कंप्लेंट केस पे और पुलिस केस। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, प्ली बार्गेनिंग किस पर लागू नहीं होती? जो प्ली बार्गेनिंग है वो किस पर लागू नहीं होता? तो देखो, प्ली बार्गेनिंग किस पे लागू नहीं होता का भी आंसर 289 में दिया गया, एक्सेप्शन के पार्ट में, अपवाद के रूप में। जो प्ली बार्गेनिंग है वो डेथ सेंटेंस पर लागू नहीं होता। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि जो पनिशमेंट है वो मृत्यु दंड का है, फांसी का है, डेथ सेंटेंस का, वहां पे लागू नहीं। दूसरा, इसी में ध्यान रखना, प्ली बार्गेनिंग जो होगा वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास पे लागू नहीं। ठीक, 2 ये हो गया। तीसरा, जो प्ली बार्गेनिंग है अबव 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 7 वर्ष से ऊपर के जो इम्प्रिजनमेंट यानी जेल वाले मैटर होते वहां पर भी लागू, वहां पर भी लागू नहीं हो। अब इसको जरा रिवर्स गियर से पढ़ लो। रिवर्स गियर से ये पढ़ लो कि जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो 7 ईयर तक के केस पर ही लागू होती है। 7 ईयर, नॉट एक्सीड द 7। तो आपको क्या करना है कि रिवर्स गियर्स अगर याद करोगे जल्दी याद हो जाए।
आपको ये याद करना है कि जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो 7 ईयर तक के इम्प्रिजनमेंट वाले ही मैटर पर लागू होता है, एबव 7 ईयर पे लागू नहीं होता। लाइफ इम्प्रिजनमेंट एबव 7 ईयर है, बिलो 7 ईयर है। और डेथ सेंटेंस वो तो सबका बाप वैसे भी है ना, उसके ऊपर तो कुछ बचता ही नहीं। तो जीवन का अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण है। अभी मिला काशीलाल जी कि नहीं मिला आप? अभी तो पाठक जी ही देने वाले हैं हम लोग को। स्वप्न में मिला होगा सर, स्वप्न में। मिलेगा तो कैसे बताओगे, तो ऊपर चले जाओगे, बताओगे कैसे? तो देखिए जो स्वप्न में मिला सबसे होगा। बड़ा होता है वो डेथ सेंटेंस। अब इसको आप लोग याद कर लोगे। देखो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि जो प्री बार्गेनिंग होती है वो 7 ईयर तक, बिलो 7 नहीं बोलना है, 7 ईयर तक। एग्जाम में आ सकता है आपके कि जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो 7 ईयर पर इम्प्लीमेंट होता है, बिलो 7 ईयर पर इम्प्लीमेंट होता है, अबव 7 ईयर पर इम्प्लीमेंट होता है, या ऑल दीज। आप क्या बताना है? 7। बिलो नहीं, 7 ईयर। 7 ईयर से शुरू हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरा है। 3 पार्ट देखो, 3 चीजें हैं। पहले में कहा गया कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो डेथ सेंटेंस पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एबव 7 ईयर पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमने आपको इसको दूसरे फॉर्म में बताया कि जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो 7 ईयर तक के मामलों पे लागू होती है। तो 7 ईयर तक के मामलों में तो बिलो 7 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। दूसरा यह है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध, देश के, यानी ऐसे ऑफेंस जो कंट्री के, देश को सामाजिक आर्थिक कंडीशन को प्रभावित करते। अब क्वेश्चन होता है कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं ये कौन से ऑफेंस? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, 289 के सब सेक्शन 2 में मिलता है। तो सब सेक्शन 2 है उसमें मिलता है। वो क्या कहता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, इसका आंसर देखो देता है, द ऑफेंस इन्वॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करके समय समय पर यह बताएगा कि कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले हैं। ठीक, उस पर प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। वो तीसरा नंबर, तीसरे में कहा गया कि प्ली बार्गेनिंग ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, ऐसा ऑफेंस जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता है उस पर प्ली बार्गेनिंग नहीं। और चाइल्ड, चाइल्ड पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी। जो नया BNSS हम लोग का बना है या BNS बना हुआ है, इसमें चाइल्ड किसको बोला गया? बिलो 18 ईयर, बिलो 18 ईयर, बिलो 18 ईयर, चाहे वो किडनैपिंग के लिए हो, चाहे वो एब्डक्शन के लिए हो, जहां भी था। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे किडनैपिंग में क्या था, लड़के के लिए कुछ, लड़की के 16-18 था। अब उन्होंने BNS में आप लोग को पढ़ाया गया है, बता दिया कि चाइल्ड का मतलब होगा बिलो 18। तो देखो तीसरा कहा गया कि ये बार्गेनिंग कहाँ नहीं होगी? वुमेन्स के अगेंस्ट ऑफेंस में। वुमेन्स के अगेंस्ट रेप का मैटर है, सेक्सुअल हरेसमेंट का मैटर है, ऐसे मैटर पर प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। दूसरा ऐसा ऑफेंस जो चाइल्ड के अगेंस्ट होता है, जैसे पॉक्सो वगैरह का मैटर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट, वहां पर प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग कहाँ नहीं होगी? 3 जगह। पहला में कहा गया है कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो 7 ईयर के ऊपर के मैटर पर, एक तो ये छोटा सा याद। दूसरा ये कहा गया प्ली बार्गेनिंग जो है ऐसे ऑफेंस जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर लागू नहीं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर नोटिफिकेशन करके हम लोगों को ये बताएगी कि कौन से ऐसे ऑफेंस है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अंतर्गत। तीसरा, प्ली बार्गेनिंग वहां पर नहीं होगी जो ऑफेंस वुमेन्स के अगेंस्ट है, जो ऑफेंस चाइल्ड के अगेंस्ट है। हु इज चाइल्ड? चाइल्ड इज द बिलो 18 ईयर्स पर्सन। क्लियर हो गया? तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन, कौन से एक्ट कहाँ इन्फोर्स होते हैं, कौन से एक्ट कहाँ इन्फोर्स नहीं होते। अभी बेयर एक्ट लेके बैठोगे, ठीक है, आप लेके बैठो, मात्र 5 मिनट के अंदर आपको नींद ना आए तो हमको बताना। जैसे लेके बैठोगे तो वो ऐसे ऐसे झूलोगे, 2 मिनट के बाद सो जाओ।
तो अगर किसी को नींद ना आती हो तो उसको BNS का BN का दे दो बेयर एक्ट और कहते जरा एक पेज पढ़ डालो। क्यों? ढूंढ ढूंढ के ऐसे वर्ड को डालते हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालते हैं स्टूडेंटों से कि वो जल्दी समझ में। आप इसको क्या करो, समझने का तरीका है। समझने का तरीका ये है कि प्ली बार्गेनिंग अब आता है कि जो प्ली बार्गेनिंग है कब की जाएगी, किस स्टेज पर की। क्या लॉजिंग ऑफ द FIR के समय करेंगे, क्या फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के समय करेंगे, या ड्यूरिंग ट्रायल करेंगे, किस समय हम प्ली बार्गेनिंग। तो देखो जो इसका आंसर है प्ली बार्गेनिंग कब करेंगे, ये 299 कहता है, 290 एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कब डालोगे? तो प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन के लिए कहा गया है कि जो ये एप्लीकेशन डालेगा वो डालेगा एक्यूज। बड़े ध्यान से समझो, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन केवल डालेगा एक्यूज पर्सन, कभी भी ज्वाइंट एप्लीकेशन नहीं पड़ेगी कि विक्टिम और एक्यूज दोनों डालें। शुरुआत करेगा एक्यूज्ड। ठीक, जैसे आप लोग मार्केट जाते हो तो मार्केट में बार्गेनिंग करते हो, नहीं करते? यस सर। नहीं करते। नहीं करते, इतने अच्छे तो नहीं हो। मुजफ्फरपुर में नहीं होता क्या? नहीं करते हैं सर। होता है सर, होता है। मुजफ्फरपुर में होता है कि नहीं बार्गेनिंग? सर नहीं करते हैं। देखो जो चीज़ों का रेट फिक्स है तो वहाँ तो बार्गेनिंग करके अपनी इंसर्ट कराओ। ठीक, जहाँ पर रेट नहीं फिक्स है वहाँ सब्जी लेने गए, फल लेने गए, तो ये जो सब्जी फल वगैरह डेली के रूटीन की चीज़ें हम लोग लेते हैं, इसका कोई रेट फिक्स है? नहीं सर। टमाटर का रेट फिक्स है, गोभी का रेट फिक्स है, आलू का रेट फिक्स है। अगर वो चाहे बोले कि नहीं टमाटर 50 रुपए किलो है, मुंह से जरूर निकलोगे 40 में। तो बार्गेनिंग की शुरुआत कौन करता है, दुकानदार करता है कि कस्टमर करता है? कस्टमर सर। आज से एक फार्मूला बना लो, कस्टमर इज इक्वल टू एक्यूज। जैसे डेली की रूटीन में जो कस्टमर होता है वो प्ली बार्गेनिंग मतलब मोल भाव, मोल तोल। प्ली बार्गेनिंग का मतलब मोल तोल करना, दाम को कम कराना। तो जो डेली की रूटीन में दाम को कम कराता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कस्टमर, बायर, क्रेता। ठीक, दुकानदार क्या है, उसको आप इस तरह याद करना है कि जो विक्टिम है वो दुकानदार, जो विक्टिम है वो दुकानदार, और जो एक्यूज्ड है वो क्या है, कस्टमर है। तो यहां पे कहा गया प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत करेगा एक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब करेगा, ये कहा गया कि जब कोड फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बना दे। जब कोड फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बना दे, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बनाने के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, कोर्ट ने जिस दिन चार्ज बनाया, ठीक है, उस दिन से 30 डेज के अंदर, 30 डेज ध्यान रखिएगा, मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है, 30 डेज मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसको एक महीने बिल्कुल मत बोलना। ना एग्जाम में टिक लगाना, ना मेंस पे लिखना, और ना इंटरव्यू में मुझसे निकल नहीं पाए, ये आप उसको अपने तरफ से इंटरप्रिटेट मत कर देना कि वो एक महीने। एक महीने में कितने दिन होते हैं, फिक्स है? 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है। हिंदी वाले महीने में शायद बैसाख में तो और इसमें तो सर और कम बेसी हो जाता है, और भी मुसीबत। ठीक, एक तो कहते एक हैं दिन में तो निकल जाता पूर्णिमा, है। तो कोई कहता है अमावस्या शुरू हुआ है, कोई कहता है संतों की कृष्ण जन्माष्टमी, कोई कहता है आज आम जनता की कृष्ण जन्माष्टमी, कोई कहता है होली 3 दिन है। हिंदी वाले में तो और बड़ी मुसीबत। तो हम लोग क्या मानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी। अपने तरफ से 30 दिन को मत इंटरप्रिटेट करना कि वो एक महीना। एक्ट में जो कहा गया वही हमको बोलना। इसको याद रखना, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज से 30 डेज के अंदर एक्यूज पर्सन को प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में देना। सपोज करिए आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई को कोर्ट ने फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, पहला दिन आज, 15 तारीख पहला दिन, 16 तारीख दूसरा दिन, 17 तारीख तीसरा, ऐसे काउंटिंग कर। आप चाहो 16 तारीख को एप्लीकेशन डाल, ये बार्गेनिंग एक्यूज पर्सन, 17 तारीख को डाल दो, 18 को डाल दो, लेकिन जो 30 डेज आएगा, जो भी डेट आएगी 30 डेज, 14 अगस्त आएगा कि 12 अगस्त आएगा, जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा वो आपकी लास्ट डेट।
अगर उस बीच में आपने प्ली बार्गेनिंग की एक्यूज पर्सन ने एप्लीकेशन नहीं डाली तो उसको बोलते हैं टाइम बार्ड। टाइम बार्ड जो एप्लीकेशन टाइम बार्ड हो जाती है क्रिमिनल लॉ के, उस पर लिमिटेशन एक्ट लगता है कि नहीं लगता? सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट लगेगा उस पर सेक्शन 5। ये सर लिमिटेशन एक्ट जो बना है वो सिविल लॉ के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए, दोनों के लिए दोनों के लिए है। दोनों के लिए सेक्शन 5 में क्या बिल्ली मांगा? सिविल के लिए है। सर अगर कोई लिमिटेशन एक्ट के तहत उसको छूट दिया जाएगा। तो किसका कहना है कि लिमिटेशन एक्ट जो होता है उसकी एप्लीकेशन देने के लिए क्रिमिनल केस पे लागू नहीं? लागू नहीं लागू होता है सर लागू क्रिमिनल लागू नहीं होता है सर, क्रिमिनल केस पे लागू नहीं होता। देखो पहले आज आप लोग सीख लो कि जो अपील का मैटर होता है, रिवीजन का मैटर होता है, उस पर तो क्रिमिनल केसेस पे लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, बट एप्लीकेशन पे नहीं लागू होता। ये बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो। एप्लीकेशन के मैटर पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती क्रिमिनल लॉ। यानी अगर आपने 30 डेज से चूक कर दिया तब आपको कोई भी रेमेडीज नहीं मिली। ठीक, जब कभी एक्यूज पर्सन के द्वारा विद इन 30 डेज में एप्लीकेशन दिया गया कि हम प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं अपने केस में, तो कोर्ट को यह कहा गया कि जब उसकी एप्लीकेशन मिल जाए तो कोर्ट क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को, अगर क्रिमिनल केस है उसमें अगर वो FIR पे लॉस केस है, पुलिस केस है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एप्लीकेशन एक्यूज के कि आप क्या नाम है, प्रोसिक्यूशन है, आपके मैटर पर एक्यूज पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि हम प्ली बार्गेनिंग। अगर वो कंप्लेंट केस है तो ये कहा गया कि जो एक्यूज की एप्लीकेशन है वो कंप्लेनेंट को दिया जाए। ठीक, जब एक्यूज पर्सन की एप्लीकेशन चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया गया पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर पर, और चाहे कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट को दी, तो ये कहा गया कि अब कोर्ट, जिस कोर्ट पे सामने एप्लीकेशन दिया है, कोर्ट क्या करेगी, एक डेट फिक्स करेगी, उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज्ड, अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट प्लस एक्यूज को इन पर्सन अपीयरेंस के लिए, इन पर्सन अपीयरेंस के बुलाने के बाद ध्यान रखिएगा, इन कैमरा, एक वर्ड आता है क्रिमिनल लॉ में, इन कैमरा का मतलब होता है बंद कमरे में, ओपन का मतलब होता है खुले कोर्ट। तो जो कोर्ट है वो एक्यूज पर्सन से क्या करेगा, इंडिविजुअल एक्यूज पर्सन की अकेले में, यानी सबको हटा दिया जाएगा, एक्यूज पर्सन से ये पूछा जाएगा कि जो आप प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन डाले हो, क्या किसी ने आपको दबाव तो नहीं दिया, धमकी तो नहीं दिया, डराया तो नहीं, आप वॉलेंट्री बताओ, स्वेच्छा से दे रहे हो। अगर एक्यूज पर्सन उस मजिस्ट्रेट को या उस कोर्ट को बोलता है कि मैंने जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दिया है वो मैं वॉलेंट्री दी, स्वेच्छा से दिया, मुझे किसी डराया धमकाया नहीं है, तब ध्यान रखिएगा कि जब कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक्यूज पर्सन ने जो एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन जो है वो वॉलेंट्री, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव या धमकी से, तब कोर्ट उस डेट से 60 डेज 60 दिन का टाइम देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट को 60 दिन का टाइम देगा आप एक्यूज पर्सन के साथ म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, यानी कि आप क्या करिए, दोनों लोग, अगर पुलिस केस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम, एक्यूज्ड, अगर एक्यूज चाहे तो अपने एडवोकेट को भी ला सकता है। ध्यान रखिएगा, विक्टिम का एडवोकेट कौन है, स्टेट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये कहा गया कि विक्टिम रहेगा, विक्टिम का एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा, एक्यूज रहेगा, और एक्यूज का जो एडवोकेट है वो रहेगा। ये जो चारों लोग हैं, ठीक है ना, ये बैठकर मीटिंग करें। ये कब से, कोर्ट ने 60 दिन का समय दिया, आप लोग को हम 60 दिन का समय देते हैं, 2 महीने मत बोलना, 60 दिन बोलना, कि 60 डेज के अंदर आप लोग आपस में बैठ के ये फाइनलाइज कर लो कि जो एक्यूज पर्सन कह रहा है
कि मुझे प्ली बार्गेनिंग करने दिया जाए। आप लोग अगर आपस में समझौता कर लेते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक्यूज पर्सन क्या करता है, एक प्रपोजल रखता है विक्टिम के साथ। जो एक्यूज पर्सन होता है वो एक प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है किसके सामने, विक्टिम के साथ, कि जो आपने 7 साल से नीचे तक के मामले की 7 साल तक के मामलों के एफआईआर किया है, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया है, ठीक है ना, आपको हम कहिए तो कंपनसेशन दे, आपको हम कंपनसेशन दे दें, कंपनसेट कर दें, आप कहिए तो एपोलॉजी लेटर लिख दें, क्षमा मांग लें, आप जो कहो हम करने को तैयार है। और एक ज्वाइंट अगर आप एग्री हो जाएं तो एक ज्वाइंट एप्लीकेशन डाला कोर्ट में। देखो एक्यूज पर्सन प्रपोजल देगा किसके सामने, विक्टिम के साथ, कि जो आपने लॉजिंग ऑफ द एफआईआर किया है जिसपे पुलिस ने चार्जशीट लगाई, या आपने कंप्लेंट फाइल किया जिसपे टू कॉग्निजेंस ले लिया है, तो आप क्या करो कि मैं आपके साथ एक समझौता करना चाहूँ, और वो समझौते का नाम होगा कंपनसेशन, प्रतिकर, कि हम आपको कंपनसेट करने को तैयार है, आपसे हम गलती मांगने को तैयार है, आपसे हम जो है माफ़ी मांगने को तैयार है, आपको हम पैसा देने को तैयार है, आप जो कहिए हम सब करने को तैयार है। अगर आप रेडी हो जाइए तो हम लोग 60 दिन के अंदर क्या करें, ज्वाइंट एप्लीकेशन कहाँ पे डालेंगे ज्वाइंट एप्लीकेशन, मजिस्ट्रेट न्यायालय के साथ। उसी कोर्ट में जिसने आपको ऑर्डर दिया, मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट। इसका देखो सेकंड पार्ट ये कहता है, इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इनवॉलेंट्री, अगर जब मजिस्ट्रेट ने एक्यूज पर्सन से अकेले में, जिसको हमने आपको बताया इन कैमरा, बंद कमरे में पूछा, एक्यूज पर्सन वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने सही कि मैं तो बिल्कुल नहीं प्री बार्गेनिंग करना चाहता, मुझे तो डराया गया, धमकाया गया है, ठीक है, मुझे तो लोगों ने निगेट किया है, इसलिए मैं प्ली। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहा गया तब जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर को क्लोज कर देगा और ट्रायल उसी तरह चलेगा जैसे कि नॉर्मल ट्रायल, इस तरह नॉर्मल ट्रायल चलता है उसी तरह नॉर्मल ट्रायल चलेगा, और ये जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर बीच में अराइज कर गया था उसको क्लोज कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन 290 ये जो सब सेक्शन 4 है उसका क्लॉज बी में कहा, सेक्शन 290 सब सेक्शन 4 क्लॉज बी। तो ओरिजिनल इसमें क्या कहा गया, इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इनवॉलेंट्री or the accused has been previously convicted, the court shall proceed for further trial to accordance with the previous provision of the BNSS। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्ली बार्गेनिंग होती है वो ऐसे पर्सन को प्ली बार्गेनिंग का राइट्स नहीं है, ये आगे पढ़ाना तो यही बता दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग की डिमांड नहीं कर सकता जो कभी किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हो चुका है, प्रीवियसली वो कन्विक्टेड हो चुका, वो व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग की मांग नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने जब इन कैमरा बंद कमरे में एक्यूज पर्सन से बात किया तो एक्यूज पर्सन की दो चीज सामने आई कोर्ट के। पहला चीज ये सामने आया कि जो ये प्ली बार्गेनिंग कह रहा है ये प्ली बार्गेनिंग वॉलेंट्री नहीं है, स्वेच्छा से नहीं कह रहा है, बल्कि इसको किसी ने डराया है, फोर्स किया है, तब ये प्ली बार्गेनिंग। नंबर 1। नंबर 2, जो ये प्ली बार्गेनिंग कर रहा है ये ऑलरेडी पहले से कन्विक्टेड है, ये पहले से किसी केस में कन्विक्टेड है। तो ऐसे केस में क्या करेगा कोर्ट, प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर को क्लोज कर देगा। और प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर को क्लोज करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, उसी तरह ट्रायल चलाएगा जैसे कि आप लोगों को 4 प्रकार के ट्रायल बताए, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट या समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। यानी कि प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कंसीडर नहीं किया जाए, ठीक। दूसरी चीज है, अगर कोर्ट को यह लगता है कि नहीं वॉलेंट्री है, तब स्वैच्छिक रूप में इसने किया है, कोई दबाव धमकी इसके ऊपर नहीं था, और इसके साथ साथ ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर बना, पहली बार इसने जीवन में अपराध, इसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, कोई इसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये फर्स्ट टाइम जो है
इसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है। तब ये कहा गया कि दोनों लोग का मतलब, अगर पुलिस रिपोर्ट पर केस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस एक्यूज के काउंसिल ज्वाइंट एप्लीकेशन अब डालेंगे। ज्वाइंट एप्लीकेशन कि हम लोगों के बीच में समझौता हो, हम लोगों के बीच में क्या है, जो गिला शिकवा थी दूर होगी। ये जो ध्यान रखिए, कोर्ट ये नहीं पूछेगी कि आपके बीच में जो गिला शिकवा दूर हुआ वो क्या था। कोर्ट ये कहेगी कि आप लोग जो कंपनसेशन फाइनल किए हैं वो हमें बता दें। जो आप लोगों ने कंपनसेशन फाइनल किया है, सपोज करिए एक्यूज पर्सन कहता है कि हम आपको 50,000 रुपया देने को तैयार। वो कहता है नहीं नहीं भाई, मेरी आपने बहुत बेइज्जती किया है, मुझे बहुत थाने कचहरी दौड़ना पड़ा है, 1 लाख से कम नहीं ले। फिर 1-2 मीडिएटर और आ गए, किसी तरह सपोज करिए 75,000 पर एग्रीमेंट हो, दोनों लोग तैयार हो गए। तो जो 75,000 है, ये एक्यूज पर्सन जो है वो विक्टिम को दे। और जो ज्वाइंट एप्लीकेशन पड़ेगी उसमें ये एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, गिला शिकवा दूर हो गया, और हम लोग अपने मैटर को निपटवाने के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन कोर्ट में डाल रहे हैं, और हम लोगों के बीच में ये कंपनसेशन फिक्स हो गया। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो एक्यूज पर्सन ने विक्टिम को दे दिया, तो क्या एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? क्या एक्यूज पर्सन को एक्विटल कर दिया जाएगा? इसके बाद भी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा? ये जो सामने आता, कंपनसेशन का अमाउंट फिक्स होने के बाद एक्यूज पर्सन डिस्चार्ज होगा, एक्यूज पर्सन एक्विटल होगा, एक्यूज पर्सन इसके बाद भी क्या होगा, कन्विक्ट होगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दिमाग में आता है कि जब वो कंपनसेशन दे दिया तो ऐसा करो कि इसको जो है डिस्चार्ज करो। दूसरा आता है जब कंपनसेशन हो गया तो इसको एक्विटल। तीसरा दिमाग में आता है कि इसको जो है नहीं, कन्विक्शन होना चाहिए। तो अब ये आप लोग से हम पूछ रहे हैं, तो हमने पहले पढ़ाया था सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग, कि प्ली बार्गेनिंग करने के बाद एक्यूज पर्सन का क्या स्टेटस, कोर्ट क्या करती है? कन्वर्ट करती है, कन्विक्ट करेगी सर। Conviction। कन्वर्ट करेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, एक तरफ उसने कंपनसेशन भी दी, एक तरफ उसको कन्विक्शन भी मिला, तो प्ली बार्गेनिंग से फायदा क्या? एक तरफ सजा आपको कम कंपनसेशन भी देना पड़ा, दूसरा आपको क्या करना पड़ा, सजा भी मिली। तो जब ये दोनों चीजें जो आपको मिली, तो ये क्वेश्चन बनता है, खासकर इंटरव्यू वाली कॉपी में जरूर लिख लेना लोग जो बोले हैं। देखो जो नए लोग हैं, एक इंटरव्यू की कॉपी बना लो अलग से, और जो चीज़ें बताया जाए उसको क्लास खत्म होने के बाद तुरंत इंटरव्यू की कॉपी मिले। तो आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए, एक तरफ जो एक्यूज पर्सन है उसको देना पड़ रहा है कंपनसेशन विक्टिम, दूसरे तरफ एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन भी मिल रहा है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग के मैटर पर कभी भी एक्यूज पर्सन को न तो डिस्चार्ज किया जाएगा और न कभी एक्यूज पर्सन को एक्विटल किया जाएगा। ये तो बिल्कुल सेट रूल, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रहना। कभी भी प्ली बार्गेनिंग के मैटर पर एक्यूज पर्सन न तो डिस्चार्ज होगा और न एक्यूज पर्सन क्या होगा, एक्विटल। प्ली बार्गेनिंग के बाद एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन मिलना ही मिलना है। तो जो इसका फायदा होता है प्ली बार्गेनिंग का, वो फायदा ये होता है, उसका जो इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है, कारावास की, वो डिक्रीज कर दी, हटा दी जाती। ठीक। इसका केवल बेनिफिट ये होता है कि उसकी जो कन्विक्शन होती है, खासकर इम्प्रिजनमेंट की, वो डिक्रीज। ठीक है। अब डिक्रीज करने पर सेक्शन 293 का जो सी पार्ट है, उसमें यह कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज यानी विक्टिम और एक्यूज के काउंसिल को सुनने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि जो ये लोग ने आपस में कंपनसेशन किया है और कोई ये जो ऑफेंस है इन लोगों के बीच में जो हुआ है, इसमें इनका जो पनिशमेंट है वो हाफ किया। अगर कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन होता है कि जो इन लोगों ने ऑफेंस किया हुआ है, ये ऑफेंस तो है ही है, तो क्या करो, इनको जो है वो दे दो हाफ पनिशमेंट।
तो कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन से वो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए चोरी का मैटर है, थेफ्ट, तो चोरी का पनिशमेंट कितना है? 3 years. 3 years। ध्यान समझते चलिए। तो कोर्ट क्या कर सकती है कि इनके पनिशमेंट को 3 साल का आधा, 3 साल का आधा कितना हुआ? 1.5 साल, 18 महीने। तो जो 18 महीने हैं वो ध्यान रखिएगा, वो कोर्ट के लिए मैक्सिमम है। कोर्ट जो है 18 महीने तक अधिकतम दे सकता है प्ली बार्गेनिंग के केसेस, प्ली बार्गेनिंग के। लेकिन इसमें एक चीज़ ये कहा गया है कि जो व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग कर रहा है उसकी क्या नाम है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, और जो ऑफेंस किया है वो बहुत ही नॉमिनल ऑफेंस है, बहुत ही सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है, उसके पनिशमेंट को 1/4 कर सकती, 1/4। जैसे हमने आप लोग को एक बार पढ़ाया था, फिर से सुन लीजिए। थेफ्ट का मैटर, एक एक्यूज्ड है ए के ऊपर जो थेफ्ट की लॉजिंग ऑफ द FIR है वो केवल ये है कि उसने किसी होटल से खाने वगैरह को चुरा के खा लिया, होटल से खाना चुरा के खाते हुए पकड़ लिया गया, होटल के मालिक ने उसको पुलिस को हैंड ओवर। ठीक, अब वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता, प्ली बार्गेनिंग करना चाहता, ध्यान समझते। दूसरा एक बी पर्सन है, उसने बैंक के पैसे को चुराया और बैंक के पैसे को चुरा रहा था तभी पकड़ लिया, उसके खिलाफ भी थेफ्ट की FIR लॉन्च हुई। वो भी क्या करना चाहता है, प्ली बार्गेनिंग। ए भी प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, बी भी प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है। तो ये कहा गया कि जो, लेकिन शर्त ये है कि दोनों में से किसी का प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, ए का हो न बी का हो। अगर ए और बी का इस चोरी वाले मैटर से पहले कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल। अब आता है कि नहीं है, दोनों ने पहली बार ऑफेंस किया, तो जो थेफ्ट है उस पर प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? चोरी पर प्ली बार्गेनिंग होगी? बिलो 7 ईयर है, बिलो 7 ईयर है। ठीक, चलो अब देखिए, अगर जब ये प्ली बार्गेनिंग करते हैं, ए का मैटर है होटल से रोटी को चुराना, खाना को चुराते हुए पकड़ा जाना। बी का मैटर है बैंक के कैश को, पैसे को चुराते हुए पकड़ा जाना। तो ये कहा गया है कि जो ए वाला है उसका जो पनिशमेंट है, अगर प्ली बार्गेनिंग करता है तो 1/4 कर दिया, क्योंकि ऑफेंस की ग्रेविटी जो है बहुत ही मिनिमाइज है। तो 1/4 का मतलब कितना निकला? 3 साल का 1/4 यानी 9 months। बी ने जो पैसे को चुराए वो हीनियस ऑफेंस है, गंभीर अपराध है। ये सर बैंक में पैसा किसका होता है? पब्लिक का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। और जब कभी किसी बैंक में चोरी हो जाती है, रॉबरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो बैंक 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बंद कर देता है। अब किसी को पैसा निकालना है, किसी को जमा करना है, किसी की FD में चोर हुई है, ढेर सारे बैंक काम होते हैं, वो तो सफ़र कर गया ना। तब कोर्ट क्या करेगी कि उसको प्ली बार्गेनिंग करने के बाद भी उसकी जो सजा होगी 1/2 का, 1/2 का, यानी कि 1.5 साल तक की सजा उसको दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, 9 month मैक्सिमम है, जो 18 महीना वो भी मैक्सिमम। कोर्ट चाहे तो और मिनिमाइज कर सकती, यानी कि जो ए वाले को 1/4 9 महीना दे रहा है, 9 महीना मैक्सिमम है, कोर्ट चाहे तो 1 महीना, कोर्ट चाहे तो 2 महीना कर दे। दूसरे बैंक वाले को जो दे रहा है हाफ, 18 महीना मैक्सिमम है, कोर्ट चाहे तो 6 महीना कर। हम लोग के एक्ट में जो पनिशमेंट दिया होता है वो ध्यान रखिएगा, वो मैक्सिमम दिया रहता है, हम नहीं दिया रहता, मैक्सिमम दिया रहता है। कोर्ट को उसी के रेंज के नीचे पनिशमेंट देना होता है, कोर्ट उसके ऊपर नहीं जा सकता। क्या कोर्ट किसी को 3 साल से ज्यादा सजा दे सकता है चोरी के मामले? No. दे दिया तब क्या होगा? नहीं सर। अच्छा, दे ही दिया तब We क्या? want you to explain. आप लोग को अपील के 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं: मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, Mistakes of लॉ, बियॉन्ड। we want तुरंत आप क्या करोगे, अपीलेट कोर्ट में डालोगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट बियॉन्ड चला गया, अपील एडमिट हो जाएगी 100%। यस सर। अपील अलाउ हो जाएगी, अलाउ भी हो जाएगी आपके फेवर।
और ऐसे जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर सुपरविजन कौन रखता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सीआरपीसी के 483 में बोला गया है। हाई कोर्ट क्या करेगा? ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स के करेक्टर, ऐसे जुडिशियल ऑफिसर को अपना जुरिडिक्शन, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, वो 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। इसी प्रकार इसमें कहा गया कि प्ली बार्गेनिंग में वो 18 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता, और अगर वो ऑफेंस सिंपल ऑफेंस है तो 1/4 से ज्यादा नहीं दे। अब आता है जो प्ली बार्गेनिंग का जजमेंट होगा 294 में, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो जो प्ली बार्गेनिंग का जजमेंट होगा, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओपन कोर्ट पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओपन कोर्ट में अपने जजमेंट को सुनाए। अब देखिए, जो ये प्ली बार्गेनिंग है, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये है कि जो प्ली बार्गेनिंग का जजमेंट सुनाया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, ये कहा गया कि उसके जजमेंट पर ध्यान रखिएगा, नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच कोर्ट अंडर दिस सेक्शन। यानी कि जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा प्ली बार्गेनिंग पे जजमेंट सुनाया जाएगा, 295 कहता है उस पर अपील नहीं लाई जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप प्ली बार्गेनिंग के बाद भी सेटिस्फाई नहीं, प्ली बार्गेनिंग के बाद आप सेटिस्फाई नहीं, क्या सारे दरवाजे बंद? तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी को 295 में एक्सेप्शन के पार्ट में बताया गया। इसी को ध्यान रखिएगा, ये बोला गया कि आप प्ली बार्गेनिंग में अपील तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 136 है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 136 है, जिसपे कहा गया SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, आप प्ली बार्गेनिंग से जो भी पार्टीज, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो एक्यूज्ड हो, जो भी प्ली बार्गेनिंग के जजमेंट से अपने को पीड़ित महसूस करता है, उसको कहा गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 136 में क्या कर सकते हो? SLP फाइल। SLP से नहीं रोका गया। दूसरा ये कहा गया कि आप 226, 227 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिट ला सकते, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल रिट। उससे भी आपको रोका नहीं गया, उससे भी आपको रोका नहीं गया है। आप 226, 227 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिट लाने के लिए आपको पावर दिया। देखो जनरल रूल्स क्या है और एक्सेप्शनल रूल्स क्या है। जनरल रूल्स ये कहता है कि प्ली बार्गेनिंग के जजमेंट होने के बाद उस पर अपील नहीं आएगी। अपील कहाँ होगी प्ली बार्गेनिंग की? अपीलेट कोर्ट में। अगर मजिस्ट्रेट ने दिया है जजमेंट तो उसकी अपील कहाँ होती है? सेशन जज के पास। सेशन जज ने दिया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। तो कहने का मतलब, अगर मजिस्ट्रेट ने प्ली बार्गेनिंग में जजमेंट दिया है तो सेशन कोर्ट में आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर। सेशन कोर्ट ने आपको प्ली बार्गेनिंग का दिया है जजमेंट तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील नहीं कर। लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट या सेशन जज के ऑर्डर से पीड़ित हैं, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप SLP फाइल कर सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 130। SLP का नाम क्या? स्पेशल लीव। हाँ, स्पेशल लीव, विशेष अनुमति की याचना। हम लोग केवल अनुमति मांगते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कि हमें आप परमिशन दे दीजिए, मुझे आपके सामने एक मैटर लाना है। SLP अलाउ होगी तभी तो आप ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। अगर आपकी SLP ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तब आप आगे ला पाओगे कोई केस? नहीं सर। तो आप आज से ये याद कर लो, SLP होता है प्री स्टेजेस ऑफ द अपील। SLP को अगर आप इस तरह याद करोगे, प्री स्टेजेस ऑफ द अपील, अपील की पूर्व अवस्था। अगर आपकी पूर्व अवस्था अलाउ हो गई तो आप अपील अब ला सकते। प्री स्टेजेस ऑफ द अपील इज इक्वल टू SLP। कभी नहीं भूलोगे, वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक। अब आता है रिट। रिट का ये कहा गया है कि रिट हम अपने लीगल राइट के ब्रीच होने पर भी ला सकते हैं, फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने पर। इसलिए ध्यान रखना, इसमें 32 इन्वॉल्व नहीं है। जो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिट बताया 226, 227 बताया, 32 के नहीं इन्वॉल्व है। 32 पे हम लीगल राइट के ब्रीच होने पर रिट ला सकते हैं। लीगल राइट के ब्रीच होने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट ला सकते हैं? नो नो, सुप्रीम कोर्ट में केवल रिट आती है फंडामेंटल राइट के ब्रीच हो।
और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने के साथ साथ लीगल राइट के ब्रीच होने पर भी हम रिट ला सकते हैं। तो रिट में किसका जुरिस्डिक्शन ज्यादा है, हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के पास दो ग्राउंड है रिट सुनने के लिए, एक ग्राउंड है फंडामेंटल राइट का और दूसरा राइट है लीगल राइट का। तो ये कहा गया है कि अगर आपका लीगल राइट ब्रीच होता है तो आप रिट में चले जाओ, आपको कोई रोका थोड़ी नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट अपील नहीं करते, एसएलपी के थ्रू अपील कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उसके भी कर सकते हैं, क्या नाम है, रिट के द्वारा। अब देखो ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग करता है और शुरू में कुछ दिनों तक उसकी बेल रिजेक्ट थी, जेल वगैरह में रहा, तो जब प्ली बार्गेनिंग में जो उसको सजा मिलेगी, इतने दिन वो डिटेन किया गया था, चाहे वो रिमांड के थ्रू और चाहे वो जेल में, उतने टाइम को उसके कन्विक्शन में से घटा दिया। सपोज करिए कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए जेल में रहा कोई क्रिमिनल केस में, बाद में उसने प्ली बार्गेनिंग किया, उसके खिलाफ चार्जशीट आ गई, चार्जशीट के बाद कोर्ट ने फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कर दिया, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के बाद उसने प्ली बार्गेनिंग कर, कोर्ट ने उसको 6 महीने की सजा दी प्ली बार्गेनिंग। तो कितने दिन जेल रहेगा वो? 5 महीने 6 महीने से में 1 महीना को माइनस कर दिया जाए, क्यों? 1 महीना तो रह चुका ना। yes, इसको हिंदी में बोलते हैं मुजरा, इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक। तो वो जो पीरियड है वो इसी में मर्ज कर दिया जाए, 1 महीने का जो पीरियड है उसको मर्ज कर दिया जाएगा इस पे, ठीक। इसी को कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। समझ में आ गया सबको? नए लोग कौन कौन से अभी आए हो बीच में क्लास, किसने किसने ज्वाइन? बीच में किसी क्लास ज्वाइन किया जब बता रहे थे वो क्या आया था? शुरू सब लोग कर रहे, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। शिवराज बजे क्लास ज्वाइन हुआ? आवाज खोलो। सर, कितने एक साल से 4 साल आवाज नहीं आ, हाँ क्या कर रहे हो विशाल? सर 1 साल से 7 साल तक के बीच में प्ली बार्गेनिंग होगा। 1 साल क्या 6 महीने की नहीं होगा क्या? 6 महीने की प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। आप ये याद करिए 7 ईयर और बिलो 7, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं। वीडियो देख डालना, एक बार देखना, 2 बार देखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझ जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया अगर वो क्लियर हो गया, न तो प्री रुकेगी, न तो मेंस रुकेगा, न तो इंटरव्यू रुकेगा, और सिलेक्शन नहीं मिलेगा, मेरिट में आओगे, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जज रहोगे वहां पे आपकी क्या होगा, झंडा सबसे ऊपर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहोगे सबसे ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, उस मैटर पे पकड़ को, ठीक है।